जुड़ जाए सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज कंप्लीट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। जुड़ गए सभी, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, है ना? प्रोटीन चल रहा था, क्या बचा रह गया था? प्रोटीन का स्ट्रक्चर, राइट बच्चों? तो सब सही, क्लियर? ओके। देखिए हेडिंग क्या है, देखिए आप, कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर बच्चों हम 4 लेवल पर पढ़ते हैं, है ना? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर को बच्चों 1 डिग्री भी कहते हैं, 1 डिग्री स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर या 1 डिग्री स्ट्रक्चर। सेकेंडरी को 2 डिग्री, है ना? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं, बी वेरी अलर्ट। हाँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपली क्या होता है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही है ना आपको, पूरी ये एस जैसा बना दिया है, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई राइबोसोम से अभी बन के निकली है। तो राइबोसोम से जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन के अभी निकली है, इट इज व्हाट? अ चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यही है प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, देखो यहां पर लिखा भी है मैंने, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन, which is the first amino acid, which is second and so on। कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा अमीनो एसिड है, यही प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? प्राइमरी स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं। इसको मैं डायग्रामेटिकली बताना चाहूं तो देखो ना, मैं अगले में बताता हूं। देखो मान लो यहां पर मैं बना रहा हूं एक सर्कल, एक अमीनो एसिड है, मान लो प्राइमरी स्ट्रक्चर बता रहा हूं, एक सर्कल एक अमीनो एसिड है, तो इस तरह ढेर सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए, ढेर सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए। तो ये जो अमीनो एसिड है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, राइट? और एक सेकेंड, हाँ हाँ, देखो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये जो चेन ऑफ अमीनो एसिड दिख रही है आपको, लिंक्ड टुगेदर बाय
स्ट्रेट चेन ऑफ एमिनो एसिड जो दिख रही है लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यही है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और याद है आपको लेफ्ट हैंड एन टर्मिनल था, NH2H प्लस लेकर NH3 प्लस बन जाता था पिछली क्लास में, और राइट हैंड पर CO माइनस था, है ना। एन टर्मिनल कौन होता है? लेफ्ट वाला। प्रियंबदा उल्टा हो गया तेरा, ध्यान से सुनो भाई। लेफ्ट हैंड पर पहला अमीनो एसिड होता है और उसका अमीनो ग्रुप फ्री होता है, मैंने बोला था एन टर्मिनल। और राइट हैंड पर आखिरी अमीनो एसिड होता है, उसका COH फ्री होता है, सी टर्मिनल। अरे भाई COH था, H प्लस छोड़कर क्या बन गया? CO माइनस। और H प्लस किसने ले लिया? NH2 ने। और क्या बन गया? NH3 प्लस। बता चुका हूं ये पिछली क्लास में। अच्छा अब ध्यान दो, ध्यान दो, देखो दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? तो बोलो स्ट्रेट चेन ऑफ एमिनो एसिड, स्ट्रेट चेन ऑफ एमिनो एसिड लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। किससे जुड़ा हुआ है? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा है, यही है प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट। और सुनो, मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यही है। वाटर इनसॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। और राइबोसोम पर जो नई नई प्रोटीन बनती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्राइमरी। न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन ऑन राइबोसोम, प्रोटीन ऑन राइबोसोम हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर। नया नया प्रोटीन जो राइबोसोम से बन के निकलेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्राइमरी होगा, ठीक है। और इसमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड है, दिख रहा है ना, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है। दूसरी बात सुनो, क्या? देखिए ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये बताता है स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोटीन, मतलब सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड बताता है। ये क्या बताता है? डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड पहला है, कौन सा दूसरा है, ये सब प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। हां, प्रोटीन कभी भी फंक्शनल नहीं होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर पर। डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड बट डू नॉट मेक प्रोटीन फंक्शनल। किसी भी प्रोटीन को फंक्शनल नहीं बनाता ये। प्रोटीन फंक्शनल तभी होता है जब वो टर्सरी क्वाटरनरी की तरफ जाता है ना। तो ये प्रोटीन को फंक्शनल नहीं बनाता। क्लियर है? ओके। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन ऑफ एमिनो एसिड लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। केवल पेप्टाइड बॉन्ड है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है बच्चों। अब ये फोल्ड होगा, अब फोल्ड होकर बनेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फोल्ड होकर क्या बनेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आओ देखते हैं। ये सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, प्राइमरी आयुषी, प्राइमरी और सेकेंडरी इनसॉल्युबल होते हैं, राइट। जब वो फंक्शनल होते हैं तभी सॉल्युबल होते हैं। फंक्शन कब होंगे? टर्सरी क्वाटरनरी पर, तब सॉल्युबल होंगे। तो देखिए सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन बोलो या 2 डिग्री कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर बोलो। अब सुनिए, सेकेंडरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था? केवल केवल पेप्टाइड बॉन्ड था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ एक नया बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे बनेगा बताऊंगा, लेकिन आगे सुनो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है स्पाइरली, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो स्पाइरली क्वाइल्ड होता है, स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। जैसे कोई घर में घूमती हुई सीढ़ियां होती है ना, वैसे क्वाइल्ड होता है। spirally coiled like a revolving staircase, like a revolving staircase। अरे मतलब हेलिक्स की तरह, घर में घूमती हुई सीढ़ियां जब होती है उसके जैसा स्पाइरली क्वाइल्ड होता है, राइट। एक बात और इंपॉर्टेंट बच्चों, केवल राइट हैंडेड हेलिक्स देखे जाते हैं प्रोटीन में, एनसीईआरटी है। ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर सीन इन प्रोटीन, डबल हेलिक्स नहीं, सिर्फ हेलिक्स। हाँ, ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर सीन इन प्रोटीन।
याद है डीएनए में लेफ्ट हैंडेड डीएनए भी था, राइट हैंडेड था, लेकिन ये केवल राइट हैंडेड हेलिक्स ही होते हैं। एनसीईआरटी का डाटा है, याद रखना है, ठीक है। तभी तो मैंने बोला क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, स्पाइरली क्वाइल्ड होगा। और यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही था। अब पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ एक नया बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड पर ध्यान देना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कैसे? अरे एक पेप्टाइड बॉन्ड का ऑक्सीजन और दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोजन, एक पेप्टाइड बॉन्ड का ऑक्सीजन और दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। देखो क्या लिखा है, इन अ प्रोटीन चेन इन एडिशन टू पेप्टाइड बॉन्ड एमिनो एसिड आर आल्सो लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से भी जुड़ेंगे, किसके बीच बनेगा? फॉर्म्ड बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ वन पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर पेप्टाइड बॉन्ड। घबराए नहीं, अभी दिखा देता हूं ना हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के पढ़ना है बच्चों हमें, कौन कौन से? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। आओ देखते हैं, हेलिक्स भी देखेंगे। देखो बच्चों, ये जो हेलिक्स बोल रहा था वो ऐसा होता है, ये देखो, यस, केवल राइट हैंडेड हेलिक्स देखे जाएंगे, राइट। और सुनो, मैं बोल रहा था, किसकी बात कर रहा था? हाइड्रोजन बॉन्ड। लगे हाथ, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा दूं आगे आपको, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा हूं। याद है आपको, यहां पेप्टाइड बॉन्ड है, CONH ऐसे करके पेप्टाइड बॉन्ड है। मान लो एक पेप्टाइड बॉन्ड यहां है, CONH। तो देखो ना, एक पेप्टाइड बॉन्ड का, क्या बोल रहा हूं, एक पेप्टाइड बॉन्ड का H और दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड का O, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखा आपने हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना? एक पेप्टाइड बॉन्ड का H और एक पेप्टाइड बॉन्ड का O के बीच बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और आप देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड के बीच। जब एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो इसे कहेंगे बच्चों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही पेप्टाइड के, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो इसे क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? और यही अल्फा हेलिक्स है। अरे ये जो बनाया ना, यही अल्फा हेलिक्स है। देखो ना क्या लिखा है, राइट हैंडेड रोटेशन होगा, स्पाइरली क्वाइल्ड चेन होगी। स्पाइरली क्वाइल्ड है हेलिक्स की तरह, राइट हैंडेड, और हर टर्न में लगभग 3.5 अमीनो एसिड होते हैं। हर टर्न में लगभग 3.5 अमीनो एसिड होते हैं बच्चों। क्या बोल रहा हूं? राइट हैंडेड। सलोनी ध्यान नहीं दिया क्लास में आपने? हैंडआउट में देखना क्या बोला था मैंने। प्रोटीन की प्रॉपर्टी दो चीजों पर डिपेंड करती है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन। वेरिएशन इन प्रोटीन नहीं, वेरिएशन इन अमीनो एसिड डिपेंड ऑन आर। अच्छे से फॉलो करो हैंडआउट्स को। अमीनो एसिड में वेरिएशन आर डिसाइड करता है। अब प्रोटीन का तो दो लोग डिसाइड करते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड और दूसरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ध्यान से फॉलो करें भाई। तो मैं बोल रहा हूं अल्फा हेलिक्स कैसा है? राइट हैंडेड है, स्पाइरली कॉइल्ड है, हर टर्न में लगभग 3.5 अमीनो एसिड है। और देखिए कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। अब बच्चों अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको किसमें देखने को मिलेगा? एग्जांपल, केराटिन, मियोसिन, ट्रोपोमियोसिन, ये कुछ प्रोटीन के नाम है जिनमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। और बच्चों अल्फा हेलिक्स देख लो जरा, ये बना है जो बताया वही यहां भी बना, ये देख लो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं ना, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में बने हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड, इन्हें क्या बोलोगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखो, बिटवीन अमीनो एसिड्स ऑफ सेम चेन, और हर टर्न में लगभग 3.5 अमीनो एसिड होते हैं, और राइट हैंडेड कॉइल्ड है। तो अल्फा हेलिक्स हो गया। एक चीज रह गई है अल्फा हेलिक्स में बच्चों, मैंने एग्जांपल बताया मियोसिन, ट्रोपोमियोसिन और केराटिन। केराटिन के बारे में आप जानते हैं, एक्सोस्केलेटन बनाता है ये हमारा, नेल्स में,
हेयर्स में होता है, और एनिमल्स में हॉर्न में, हूफ में, वहां भी होता है। तो केराटिन जो होता है फाइब्रस होता है, टफ होता है, डाइजेस्ट नहीं होता। स्केलेरोप्रोटीन है। स्केलेरोप्रोटीन है मतलब डेड, स्केलेटन का याद है, डेड टिश्यू। स्केलेरोप्रोटीन मतलब डेड टिश्यू में पाया जाने वाला प्रोटीन, डेड टिश्यू में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और केराटिन इतना हार्ड और टफ क्यों है? ड्यू टू अबंडेंस ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड इन इट्स स्ट्रक्चर। अरे सिस्टीन में सल्फर है, वो इसको और ज्यादा हार्डनेस देता है। ठीक है बच्चों, अल्फा हेलिक्स हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पहला टाइप, अल्फा हेलिक्स। अब दूसरा टाइप है बीटा है प्लीटेड शीट। क्या? बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है अनमोल, फाइब्रस में केराटिन मियोसिन, हाँ केमिस्ट्री में। अरे सुनो तो, अभी अल्फा हेलिक्स बना है, अल्फा हेलिक्स है। देखो वो अल्फा कैराटिन के बारे में दिया है बच्चों, अनमोल, अल्फा कैराटिन के बारे में है ना। अभी एक कैराटिन की बात हो रही है, तो जो दिया है वो फॉलो करना है ना, मिक्स ना करें केमिस्ट्री और बायो को। ठीक है कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, तो जो अलग है वो अलग रखें, है ना। अच्छा सुनिए, अल्फा हेलिक्स हो गया भाई, इसका एग्जांपल क्या बोला मैंने? केराटिन, मियोसिन और ट्रोपोमियोसिन। अब बीटा प्लीटेड शीट की बात करते हैं। देखो बीटा प्लीटेड शीट में जिगजैग स्ट्रक्चर होगा, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच होगा। आप लिख लें अनमोल उसके लिए, है ना। सुनिए, बीटा प्लीटेड शीट में अल्फा हेलिक्स में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो इंट्रामोलिकुलर, यहां दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो इंटरमोलिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जिगजैग स्ट्रक्चर होगा, पहली बात। दूसरा, टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल फिब्रोइन, हाँ बिल्कुल, फिब्रोइन नेचुरल सिल्क, नेचुरल सिल्क में फिब्रोइन प्रोटीन होता है, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर होता है उसका। स्ट्रक्चर देखे, आओ देख लो, ये देखो जिगजैग स्ट्रक्चर है, और देखो ना हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बने, ये देखो बने, दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच बन रहे हैं। तो टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। वहां पर एक ही चेन में अमीनो एसिड के बीच बन रहा था, तो इंट्रामोलिकुलर। यहां दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? बीटा प्लीटेड शीट बस इतना ही है। टेस्ट में बायोमोलिक्यूल आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा अभी ध्यान इधर पढ़ाई पर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो हो गया बच्चों, है ना। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद क्या आता है? टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो टर्सरी स्ट्रक्चर को बच्चों कहते हैं थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है अरे भाई मोस्ट ऑफ द प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो जो उनका ओरिजिनल फॉर्म सेल में पाए जाने का वो टर्सरी है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन का, इसलिए उसे क्या बोलते हैं अपन? थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रोटीन। और बच्चों ये हाईली फोल्डेड होते हैं, हाईली फोल्डेड होंगे, बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है। मतलब आप ये समझ लो कैसे भी ऐसे फोल्ड कर दो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये मान लो एन टर्मिनल है, ये सी टर्म, हाईली फोल्डेड होता है। एक ही प्रोटीन में बच्चों कहीं कहीं पर है ये कंट्राडिक्शन, है ना, लेकिन एक्चुअली अल्फा अलग होता है, बीटा अलग होता है। अपूर्वा, कोलेजन में ट्रिपल हेलिक्स होता है अद्रिजा, कोलेजन में ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, वो अलग ही चीज है। ठीक है कोलेजन का स्ट्रक्चर ट्रिपल हेलिक्स होता है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट रामचंद्रन ने पता किया था। ठीक है ट्रिपल हेलिक्स, अद्रिजा बता रहा हूं, ट्रिपल हेलिक्स, अल्फा बीटा नहीं बोलना है वहां। ओके ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं? हाईली फोल्डेड है, ग्लोब्यूलर जैसा दिख रहा है, या बोलो हॉलो वुलन बॉल में, हॉलो वुलन बॉल में। लाइनस पॉलिंग ने स्ट्रक्चर बाद में
स्ट्रक्चर पढ़ा था, लेकिन डिटेल स्ट्रक्चर उसका हमारे रामचंद्रन जी ने दिया था। ठीक है, अभी इधर ध्यान दो, ट्रिपल हेलिक्स की बात कर रहा हूं। अभी टर्सरी स्ट्रक्चर पर आओ भाई। क्या बोल रहा हूं? हाईली फोल्डेड है, ग्लोबुलर है, हॉलो वुलन बॉल, खोखले ऊन के गोले की तरह दिखाई देते हैं। ठीक, और ये वाटर सॉल्युबल होंगे, और वाटर सॉल्युबल होंगे, और वाटर में कैसा सोल्यूशन बनाएंगे? कोलाइडल सोल्यूशन बनाएंगे। वाटर में सॉल्युबल होंगे, कोलाइडल सोल्यूशन बनाएंगे। और आपको पता है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन एंड एंजाइम इन प्रोटोप्लाज्म एग्जिबिट टर्सरी स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि वो टर्सरी स्ट्रक्चर पर ही आकर फंक्शनल हो पाते हैं, which is absolutely necessary for biological activities of protein. अरे भाई, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर में क्यों होते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर पर ही आकर फंक्शन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर आते आते, फोल्ड होते होते, उनमें डेवलप हो जाते हैं कुछ ग्रूव्स, गड्ढे, पॉकेट बन जाते हैं। और उन पॉकेट्स को, ये देखो पॉकेट जैसा दिख रहा है, इसे क्या बोलोगे पॉकेट को? एक्टिव साइट। और इनएक्टिव साइट पर ही तो सबस्ट्रेट जुड़ेगा और रिएक्शन होगा। भाई ये रहा एक्टिव साइट, यहीं पर सबस्ट्रेट जुड़ेगा और रिएक्शन होगा। एक्टिव साइट कब आ रहा है? मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में, टर्सरी स्ट्रक्चर में। इसलिए मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कब फंक्शनल होंगे? मोस्ट ऑफ द एंजाइम कब फंक्शनल होंगे? प्रोटीन कब फंक्शनल होंगे? टर्सरी स्ट्रक्चर पर। ठीक है, और टर्सरी स्ट्रक्चर को थोड़ा और देखते हैं। मैंने बोला था ना हाईली फोल्डेड, ये देखो हाईली फोल्डेड है। अरे कैसे भी फोल्ड कर दो भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे फोल्ड किया, कैसे भी फोल्ड कर दो, हाईली फोल्डेड करना है टर्सरी स्ट्रक्चर को। ठीक है बच्चों, बॉन्ड पर फोकस करना है। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं आगे बता देता हूं, फिर एक एक बॉन्ड समझाता हूं आपको। टर्सरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, आओ देखते हैं। देखो बच्चों, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है प्रोटीन का। ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से चला आ रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है प्रोटीन का। आयनिक बॉन्ड होगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होगा। सब देखेंगे, एक एक करके सब बताता हूं। ठीक है, तो अगली स्लाइड यूज कर रहा हूं मैं बॉन्ड बताने के लिए। ठीक है, देखिए, देखो बच्चों, मैंने अभी जो स्ट्रक्चर बताया था ना, उसका एक हिस्सा ले लेता हूं। मैंने हाईली क्वाइल कर दिया था ऐसे करके, इसका एक हिस्सा ले लेता हूं। एक हिस्सा ले लेता हूं, मान लो मैंने एक हिस्सा ले लिया, ये ऐसा करके एक हिस्सा ले लिया, और इसमें तरह तरह के बॉन्ड दिखाने जा रहा हूं। तरह तरह के बॉन्ड दिखाने जा रहा हूं, आओ देखते हैं। आओ देखते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड तो पता ही है आपको, पेप्टाइड बॉन्ड तो पता ही है आपको, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर है। क्या? पेप्टाइड बॉन्ड तो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर है। हाइड्रोजन बॉन्ड पता ही है, किसके बीच? हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके से बन सकते हैं बच्चों। एक तो ध्यान देना, एक तो बन सकता है जैसे ये CONH था, इधर भी CONH था, पेप्टाइड बॉन्ड था। तो मैंने बोला था एक पेप्टाइड बॉन्ड का H, एक पेप्टाइड बॉन्ड का O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है ना? एक और तरीका है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का, एक और तरीका है, अरे रुको देखते जाओ, दूसरा तरीका बता रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का। मान लो यहां पर एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड का R याद है आपको? CH2 C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, यही था ना एस्पार्टिक एसिड का R, राइट। और यहां मान लो सेरीन है, सेरीन का R क्या था, याद है कुछ? CH2OH, यही था, सेरीन का CH2OH था। भाई ये एस्पार्टिक एसिड है, ये एस्पार्टिक एसिड है। जगह कम पड़ी तो दूसरा डायग्राम अभी बगल में बना दूंगा। ये सेरीन है, आर है ये दोनों, इनके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है बच्चों। ये देखो, किसके बीच? O और H के बीच। ये देखो, OH का H, OH का H और एस्पार्टिक एसिड का O, लो बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके से बन सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के बीच तो बनता ही था,
दो अमीनो एसिड के आर के बीच भी बन सकता है, राइट। अब मुझे पेप्टाइड बॉन्ड पता ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बता दिया, अब तीसरा बताना डाइसल्फाइड बॉन्ड, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ प्रोटीन। आओ देखते हैं, देखना बच्चों ध्यान से। मान लो यहां पर अमीनो एसिड है, यहां पर अमीनो एसिड है सिस्टीन, और सिस्टीन का आर याद है आपको, CH2SH। इधर भी मान लो सिस्टीन है, CH2SH, सिस्टीन है भाई, क्या है ये, सिस्टीन अमीनो एसिड। तो जब आमने सामने सिस्टीन होंगे, एसएच ग्रुप मतलब थायोल ग्रुप है ना, थायोल ग्रुप है ये, तो दोनों H हट जाएंगे, दोनों H हट जाएंगे, देखना ध्यान से, दोनों H हट गए और ये आपस में जुड़ गए भाई, आपस में जुड़ गए। अब ये जो बॉन्ड बना सिस्टीन सिस्टीन के बीच, ये क्या कहलाता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड क्या है ये, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन प्रोटीन। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ये इन प्रोटीन, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन प्रोटीन। और पता है ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है टर्सरी स्ट्रक्चर को, स्टेबलाइजेस टर्सरी स्ट्रक्चर, स्टेबलाइजेस टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्टेबलाइजेस टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबल बनाता है। और बनता किसके बीच है, बनता किसके बीच है, थायोल ग्रुप के बीच, किसके बीच बनता है, फॉर्म्ड बिटवीन SH ग्रुप ऑफ, SH ग्रुप ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड, सिस्टीन अमीनो एसिड के SH ग्रुप के बीच बनता है, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, तीन बॉन्ड बता दिए, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। चौथा बताने जा रहा हूं, आयनिक बॉन्ड, क्या, आयनिक बॉन्ड। आओ देखते हैं, आयनिक बॉन्ड बताने के लिए बच्चों मैं इस चेन को थोड़ी और बड़ी कर लेता हूं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड थोड़ी और बड़ी कर लेता हूं ताकि डायग्राम दिखे। देखो आयनिक बॉन्ड समझाने जा रहा हूं, मान लो यहां पर एस्पार्टिक एसिड है, क्या है, एस्पार्टिक एसिड है, CH2COH, CH2COH यही है ना, और यहां पर लाइसीन है, मान लो लाइसीन में याद है क्या था, 4 बार CH2, 4 बार CH2 और फिर था NH2, याद है कुछ, 4 बार CH2 और फिर NH2, पढ़ा था हमने पिछली क्लास में लाइसीन का स्ट्रक्चर। ये क्या है, लाइसीन, और ये क्या है, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। तो देखो ना, CH ने अपना एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाया, CH ने अपना एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाया, H प्लस छोड़ दिया, और जब H प्लस छोड़ दिया तो क्या बन गया, CO माइनस, और जो H प्लस छोड़ा वो लाइसीन के NH2 ने ले लिया, लाइसीन के NH2 ने ले लिया, जो CH ने H प्लस छोड़ा था वो किसने ले लिया, NH2 ने, तो ये क्या बन गया, NH3 प्लस, समझे क्या। तो देखो एक तरफ निगेटिव चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, अपोजिटली चार्ज जो कम ग्रुप है उनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड, लो आयनिक बॉन्ड बनवा दिया, ठीक है। एक एक बॉन्ड दिखा रहा हूं फोकस करके अच्छे से, पॉजिटिव चार्ज लाइसीन का NH2, H प्लस लेकर NH3 प्लस बन गया, और H प्लस कहां से लिया, एस्पार्टिक एसिड के CH ने छोड़ा था तो CO माइनस बन गया था, तो आयनिक बॉन्ड बन गया अपोजिट चार्ज ग्रुप के बीच। एक और बचा है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बच्चों एक्चुअली बॉन्ड नहीं होता, एक्चुअली हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड नहीं, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन एक्चुअल वर्ड है।
बिल्कुल रिंकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्ज के बीच, उसी कारण आयनिक बॉन्ड बनता है। अब चलो मैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बता रहा हूं, ध्यान दो बच्चों, मैं बोल रहा हूं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जैसा कुछ नहीं होता, एक्चुअली वर्ड होता है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। जिन अमीनो एसिड का आर हाइड्रोफोबिक होता है, जिन अमीनो एसिड का आर हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है मतलब आर हाइड्रोफोबिक होता है मतलब जैसे हाइड्रोकार्बन हो जिसका आर हाइड्रोकार्बन हो, या एरोमेटिक अमीनो एसिड ले लो, वो भी तो हाइड्रोफोबिक है, जिनका आर हाइड्रोफोबिक है। जैसे मान लो यहां पर वैलीन है बच्चों, हाँ देखना जरा, CH CH3 ये वैलीन है, हाइड्रोफोबिक है। यहां पर भी वैलीन है, CH3 ये वैलीन है भाई, CH3 ये वैलीन है। जितने भी हाइड्रोफोबिक होंगे, जरूरी नहीं है कि यही दो, मान लो यहां पर वो है टायरोसिन है, CH2 बेंजीन रिंग OH। मैं ये कह रहा हूं जितने भी एमिनो एसिड है जिनका आर क्या है हाइड्रोफोबिक, वो क्या होता है एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ताकि पानी से बचे रहे। देखो ना, बॉन्ड नहीं बना रहा हूं मैं, देखो क्या कर रहा हूं, सर्कल कर रहा हूं और बोल रहा हूं, ये देखो सर्कल कर रहा हूं मैं, और ये जो सर्कल कर दिया इसी को बोल रहा हूं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या इंटरैक्शन। एक्चुअली बॉन्ड तो है ही नहीं, आपने देखा मैंने सर्कल किया, अगर बॉन्ड होता तो बॉन्ड बनाता ना, तो बॉन्ड नहीं है ये एक्चुअली इंटरैक्शन है। ढेर सारे हाइड्रोफोबिक साइड चेन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, किस लिए, ताकि वाटर के कांटेक्ट से बचे रहे। जितने प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक साइड चेन होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं सारे के सारे, सो एज टू रिमेन आउट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम वाटर, पानी से दूर बने रहे, इसलिए ऐसा होता है। तो इसी को लोग हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बोल देते हैं। लेकिन जब आप बड़े लेवल पर पढ़ोगे, अभी हाल ही में नीट में जब क्वेश्चन आया था तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड वर्ड यूज नहीं किया था, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन वर्ड यूज किया था। तो बी वेरी क्लियर, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एक्चुअली बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक साइड चेन। अगली स्लाइड में लिख दूंगा, हाँ, एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक साइड चेन सो एज टू रिमेन आउट ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम वाटर, पानी से बचे रहने के लिए सारे हाइड्रोफोबिक साइड चेन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। क्लियर, बिल्कुल अशोक, देख लिया सारे बॉन्ड। अच्छा, आगे देखते हैं, देखो अगले डायग्राम में दोबारा दिखा देते, वापस आओ ना, देखो ये देखो, याद है ये क्या है, सेरीन CH2H, और ये CH2CH एस्पार्टिक एसिड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ना, CH2SS CH3 डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड देखो जो बनाया था CH2 4 NH3 प्लस लाइसिन, और ये एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और लाइसिन के बीच बनाया था आयनिक बॉन्ड। और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन देखो, इधर नाम भी लिखा हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। जितने भी हाइड्रोफोबिक साइड चेन होते हैं, देखो मैं थ्योरी में लिख देता हूं, देखो ध्यान से, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन में लिख देता हूं, इट इज जस्ट व्हाट, एग्रीगेशन ऑफ, इट इज जस्ट एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स, it is just aggregation of hydrophobic side chains so as to keep themselves, so as to keep themselves out of contact from water, पानी से बचे रहने के लिए ढेर सारे हाइड्रोफोबिक चेन एक दूसरे से एग्रीगेट हो जाते, इकट्ठे हो जाते हैं, राइट यार, इसे कहीं और लिखता हूं क्योंकि यहां पर थ्योरी भी होगी बच्चों, हाँ, इट इज जस्ट एग्रीगेशन ऑफ, रुक जाइए मैं थोड़ी देर में जगह निकाल के लिखता हूं इसको, क्योंकि यहां पर मैंने, ये देखो जरा, ये सिस्टीन सिस्टीन के बीच बना,
हाइड्रोफोबिक साइड चेन के बीच क्या बना, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, और अपोजिटली चार्ज ग्रुप के बीच बना एस्पार्टिक एसिड और लाइसिन के बीच क्या बना था, आयनिक बॉन्ड। ये बता चुका हूं, है ना, सब तो बता चुका हूं। हाँ, हाइड्रोफोबिक साइड चेन के बीच बनेगा, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है क्या, यहां पर लिख देता हूं, एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स, aggregation of hydrophobic side chain so as to remain out of contact from water, ठीक है, सारे बॉन्ड हो गए। कौन कौन से बॉन्ड देख लिए टर्सरी स्ट्रक्चर में, पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, दूसरा पड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा पड़ा डाइसल्फाइड बॉन्ड, चौथा पड़ा आयनिक बॉन्ड, और पांचवा पड़ा बच्चों हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। बॉन्ड नहीं है ये, इंटरेक्शन ही है, एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक साइड चेन है ये। ढेर सारे हाइड्रोफोबिक साइड चेन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ताकि पानी से बचे रहे। क्लियर? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या है, ढेर सारे हाइड्रोफोबिक साइड चेन एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं ताकि पानी से बचे रहे, इसीलिए तो बॉन्ड नहीं बना है, सिर्फ ऐसे कर दिया है। और आयनिक बॉन्ड अपोजिट चार्ज के बीच बनेगा। भाई ये इधर क्या था, CH2 4 NH2 था, NH2H प्लस लेकर क्या बन गया, NH3 प्लस, और ये CH2COH था, H प्लस छोड़कर CO माइनस बन गया, तो पॉजिटिव निगेटिव अपोजिट चार्ज के बीच बॉन्ड बना, दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आए तो बच्चे आपके लेवल पर तो बॉन्ड ही बोलते हो, तो आप तो बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, बी वेरी क्लियर। देखो, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं, इट रेफर्स टू द कंप्लीट 3D शेप ऑफ अ मल्टीमेरिक प्रोटीन। मल्टीमेरिक प्रोटीन मतलब एक ऐसी प्रोटीन जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हो। जो प्रोटीन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीमेरिक प्रोटीन। मेरी बात क्लियर कट सुनो, अगर कोई प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी है तो उसे बोलते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन। यहां देखो, मोनोमेरिक प्रोटीन मेड अप ऑफ जस्ट वन पॉलीपेप्टाइड चेन। यहां पर देखो, प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर कोई प्रोटीन केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी है तो बोलो मोनोमेरिक प्रोटीन। एग्जांपल राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, मियोग्लोबिन, अरे लैकोपेरोन की वो तीनों एंजाइम ले लो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज, वो सब भी तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बने थे, मोनोमेरिक। लेकिन थिंक ऑफ हीमोग्लोबिन, चार चार पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है। थिंक ऑफ इंसुलिन, दो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है। तो जो प्रोटीन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हो उन्हें बोलते हैं मल्टीमेरिक। देखो ना, मेड अप ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे हीमोग्लोबिन 4 चेन का बना है, इंसुलिन 2 चेन का बना है। क्लियर है? तो सुनो, जो प्रोटीन केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है मोनोमेरिक, और जो प्रोटीन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है वो पॉलीमेरिक या मल्टीमेरिक। पॉलीमेरिक या मल्टीमेरिक प्रोटीन, जैसे इंसुलिन और हीमोग्लोबिन। अब एक चीज क्लियर करो क्या, जो प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन रखता है, जो प्रोटीन केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, उनका फाइनल स्ट्रक्चर टर्सरी ही होगा। उनका फाइनल स्ट्रक्चर टर्सरी होगा, टर्सरी के आगे क्वाटरनरी नहीं होगा। जो प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है उसका फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा, टर्सरी होगा। लेकिन जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है उसका फाइनल स्ट्रक्चर क्वाटरनरी होगा। उसका फाइनल स्ट्रक्चर बच्चों क्वाटरनरी होगा। यही तो लिखा है ऊपर वाली लाइन कि मल्टीमेरिक प्रोटीन का 3D शेप या फाइनल शेप क्वाटरनरी होगा, और जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बने उनका 3D शेप क्या होगा, टर्सरी।
कोई समस्या तो नहीं है? अब सुनो पूरी प्रोसेस, क्वाटरनरी की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, अपन हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। पहले पता है जब ट्रांसलेशन हुआ होगा तो क्या बना होगा? चारों के प्राइमरी स्ट्रक्चर। चारों के क्या बने होंगे? ऐसे प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर चारों फोल्ड होकर हेलिक्स हो गए होंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर चारों फोल्ड होकर टर्सरी हो गए। चारों फोल्ड होकर टर्सरी हो गए। मान लो ऐसे करके एक बन गया। चारों फोल्ड होकर टर्सरी हो गए। ये ऐसे चारों फोल्ड होकर टर्सरी हो गए। हीमोग्लोबिन के 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थे। चारों पहले बने प्राइमरी, प्राइमरी फोल्ड होकर सेकेंडरी बना, सेकेंडरी फोल्ड होकर ये देखो टर्सरी हो गए। टर्सरी तक फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग हो चुकी है। अब ये चारों पॉलीपेप्टाइड चेन जिनमें क्या है? टर्सरी स्ट्रक्चर, ये तरह तरह के बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और बन जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तरह तरह के बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और बन जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब ऐसे इनको आपस में अलग अलग बॉन्ड से जोड़ दो, बन जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये देखो ना, मैंने लिखा है टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन of tertiary structure unite by different types of bond to form quaternary structure। ठीक है। हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, अब क्वाटरनरी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है और वाटर सॉल्युबल है। ये भी टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दोनों वाटर सॉल्युबल है। अब प्राइमरी सेकेंडरी वाटर इनसॉल्युबल है। प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाटर इनसॉल्युबल है और टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाटर सॉल्युबल है। और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्वाटरनरी। ठीक। और सुनो, हीमोग्लोबिन 2 अल्फा और 2 बीटा चेन का बना होता है, पता ही है आपको। अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड का, बीटा चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 146। अच्छा सुनो, तो किसी ने पूछा हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं? 4। क्वेश्चन बदलते देर नहीं लगती। मैंने पूछा एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन में कितने टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं? अब 4 नहीं जाएगा, अब तो 2 ही जाएगा ना। 4 चेन तो है लेकिन टाइप तो 2 ही है। 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा, तो टाइप पूछा जाए तो 2। राइट। ठीक है बच्चों। अच्छा, स्टेबिलिटी याद है? अभी बोला मोस्ट स्टेबल क्वाटरनरी, उससे कम स्टेबल टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। प्राइमरी पहले ही बता दिया था। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी देख लो। बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्या बोला था मैंने? पेप्टाइड बॉन्ड। उससे कम डाइसल्फाइड, उससे कम आयनिक बॉन्ड, उससे कम हाइड्रोजन बॉन्ड और सबसे वीक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। क्लियर? अच्छा जी, अब सुनो एक चीज और। प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो हो गया, आगे सुनो। प्रोटीन का डीनेचुरेशन। क्या? प्रोटीन का डीनेचुरेशन बच्चों देखो, आप सब जानते हैं क्या? बहुत ज्यादा चेंज इन पीएच कर दिया जाए, टेम्परेचर कर दिया जाए या प्रेशर कर दिया जाए, ड्रास्टिक चेंज इन पीएच, टेम्परेचर या प्रेशर कर दिया जाए, या कोई सॉल्ट दे दिया जाए या कोई हैवी मेटल दे दिया जाए, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। और इसी को क्या बोलोगे? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये देखो नॉर्मल प्रोटीन देखो कितनी फोल्डेड है, और जब ड्रास्टिक चेंज किया गया पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर पर, तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। बिल्कुल अनमोल, चेंज हुआ ना स्ट्रक्चर, अरे अनफोल्ड हो गया। कोई पूछे जब डीनेचुरेशन होता है तो क्या क्या होता है? तो पहला तो लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बोले तो उसका फंक्शन का लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, या उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा। ठीक। दूसरा दूसरा दूसरी बात बताऊं, ध्यान से देखना। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अरे कुल मिला के प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर अभी फोल्ड कर रहे थे ना, डीनेचुरेशन के दौरान अनफोल्ड हो जाता है। मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अनफोल्ड होकर टर्सरी, टर्सरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी हो जाएगा। हाँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर डू नॉट चेंज, प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा डीनेचुरेशन के दौरान। ठीक है। हाँ बिल्कुल, अरे फोल्ड कर रहे थे अभी,
प्राइमरी फोल्ड हुआ, सेकेंडरी फोल्ड हुआ, टर्सरी, क्वाटरनरी। अब यहां पर डीनेचुरेशन, जब हीट जैसा कुछ दोगे तो ये अनफोल्ड होंगे, क्वाटरनरी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। और पता है डीनेचुरेशन के दौरान वीक बॉन्ड टूट जाते हैं। वीक बॉन्ड लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो जो वीक बॉन्ड होंगे वो टूट जाएंगे, बाकी बॉन्ड रहेंगे। यशो क्या पूछ रहा है, हैवी में हैवी एम से कैसे डी, ये क्या है? ये चैप्टर टेस्ट में आएगा। चलिए मैं डीनेचुरेशन को क्लोज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अचानक से ड्रास्टिक चेंज कर दिया जाए, हाँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर अनचेंज रहेगा। ध्यान से सुनिए, ड्रास्टिक चेंज किया जाए पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर पर, या हैवी मेटल नहीं, सिर्फ वीक बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है साक्षी, वीक बॉन्ड टूटेंगे, बस याद रखना। आयनिक तो स्ट्रॉन्ग है भाई। तो मैं कह रहा हूं पीएच, ड्रास्टिक चेंज इन पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर कर दिया जाए, या सॉल्ट दे दिया जाए, या हैवी मेटल, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, प्रोटीन अनफोल्ड हो जाएगा। अरे हैवी मेटल टॉक्सिक होता है ना, तो टॉक्सिक नेचर के कारण होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अभी पढ़ लो टॉपिक। क्लियर? डीनेचुरेशन के दौरान एक तो अनफोल्डिंग होगा। अरे आयनिक भी टूट सकता है। ऐसे तो आप बोलोगे डाइसल्फाइड टूटे बिना प्राइमरी कैसे आएगा, मैं दिखाता हूं, देखना ध्यान से। प्राइमरी बना रहा हूं बिना डाइसल्फाइड बॉन्ड तोड़े, ये देखना ध्यान से। ये प्राइमरी बन गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड अभी भी बचा है, देखो बन गया या नहीं? तो ये आयनिक बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इनके टूटे बिना भी प्राइमरी हो जाएगा, बस कहीं कहीं फोल्ड होगा बस। ठीक है, नहीं बच्चों, प्रोटीन में सबसे स्ट्रॉन्ग पेप्टाइड बॉन्ड है। प्रोटीन में सबसे स्ट्रॉन्ग पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, वापस आओ, डाउट इधर उधर के पूरे हुए, अब ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूं क्या क्या हो जाएगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, वीक बॉन्ड टूटेंगे, और प्रोटीन फंक्शन करना बंद कर देगा। जब अपन खाना पकाते हैं बच्चों, देखो अनकुक्ड प्रोटीन है, खाने में जो प्रोटीन है फूड में, देखो कितना फोल्डेड है बिल्कुल, है ना? लेकिन जब कुक करते हो, हीट देते हो, डीनेच्योर करते हो, तो देखो सारे खुल जाएंगे। कॉइल्ड थे, खुल गए या नहीं? कुक्ड प्रोटीन, तो यही तो है डीनेचुरेशन, अनफोल्डिंग हो जाएगी प्रोटीन स्ट्रक्चर की, राइट? आओ बच्चों, एक चीज और है, मैंने बोला था मॉड्यूल में लास्ट में टाइप्स ऑफ प्रोटीन दिए थे, पढ़ने के लिए बोला था। बिल्कुल रविंद्र, बता देता हूं एक बार, नहीं बोलोगे बताया ही नहीं, आ जाओ। प्रोटीन तीन तरह के होते हैं, सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन, डिराइव प्रोटीन। डिराइव प्रोटीन मतलब पढ़नी ही नहीं है। डिराइव प्रोटीन वो है जो सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन से डिराइव हो। सिंपल प्रोटीन और कंपाउंड प्रोटीन का डाइजेशन हो, डीनेचुरेशन हो, उससे जो प्रोटीन बने, डिराइव प्रोटीन। सिंपल याद रखो, प्रोटीन डिराइव फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड क्या कहलाएंगे? डिराइव प्रोटीन। उनके बारे में नहीं पढ़ना है हमें, पहले खूब सारा है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, पता ही है। तो सबसे पहले सिंपल प्रोटीन की बात करते हैं बच्चों। सिंपल प्रोटीन आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। सिंपल प्रोटीन वो है, बिल्कुल तालीम, अभी ध्यान दो। सिंपल प्रोटीन केवल अमीनो एसिड के बने होते हैं। सिंपल प्रोटीन केवल अमीनो एसिड के बने होते हैं, इनमें और कुछ नहीं होता, केवल अमीनो एसिड। और ये दो तरह के दिए हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। धागे जैसा दिखे तो फाइब्रस, और ग्लोब्यूल जैसा दिखे तो ग्लोबुलर। फाइब्रस की एग्जांपल आपके मॉड्यूल में दिया है, कोलेजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी। इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू में, केराटिन नेल्स में, हॉर्न्स में, हूप्स में, कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ याद रखो कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल बॉडी में। ठीक, अच्छा ग्लोबुलर में रुबिस्को, पता ही है आपको, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, क्लोरोप्लास्ट में होगा। एल्बुमिन है, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन, ये सब ग्लोबुलर है। एक बार पढ़ लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। अच्छा और देखो, कंपाउंड प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन किसके बने थे? केवल अमीनो एसिड के। और जो कंपाउंड प्रोटीन है बच्चों,
उनमें अमीनो एसिड पार्ट तो होगा। देखो ना, कंपाउंड प्रोटीन में दो पार्ट है, कंपाउंड प्रोटीन बोलो या कंजुगेटेड प्रोटीन बोलो, दो पार्ट है। एक तो प्रोटीन पार्ट जो अमीनो एसिड का बना है, लेकिन एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है जो अमीनो एसिड का नहीं बना है। कंपाउंड प्रोटीन में, सिंपल प्रोटीन में केवल अमीनो एसिड है, केवल प्रोटीन पार्ट है, लेकिन इनमें प्रोटीन पार्ट तो है अमीनो एसिड वाला, लेकिन कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन अमीनो एसिड पार्ट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर बोल दो, नॉन अमीनो एसिड पार्ट, मतलब इनमें प्रोटीन पार्ट छोड़कर कुछ और भी है। राइट, आइए देखते हैं कौन कौन से। 8 तरह के। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट के नाम पर न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियोप्रोटीन। अगर पोरफायरिन रिंग और मेटल है, पढ़ेंगे अभी, पोरफायरिन रिंग और मेटल है तो क्रोमोप्रोटीन। लिपिड है एडिशनल ग्रुप के नाम पर, लिपोप्रोटीन। फॉस्फोरिक एसिड एडिशनल ग्रुप है, फॉस्फोप्रोटीन। अगर लेसिथिन है एडिशनल ग्रुप के फॉर्म में, लेसिथोप्रोटीन। और मेटल है तो मेटालोप्रोटीन। और शुगर है तो ये दोनों कहलाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोप्रोटीन। सब बताता हूं एक एक करके, आ जाओ देख। ये लो, नॉन अमीनो एसिड पार्ट अगर न्यूक्लिक एसिड है, मतलब एडिशनल ग्रुप क्या है, न्यूक्लिक एसिड, तो क्या बोलोगे, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन क्या हो गया, न्यूक्लियोप्रोटीन। अरे क्रोमोसोम है, राइबोसोम है, क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, प्रोटीन, थोड़ा सा आरएनए। राइबोसोम में आरआरएनए और प्रोटीन, तो प्रोटीन के साथ थोड़ा सा आरआरएनए है। वायरस ले लो, उनमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। वायरस में भी तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होता है, तो वायरस भी तो हुए न्यूक्लियोप्रोटीन। दूसरा देखो, एडिशनल ग्रुप के नाम पर है मेटल पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, मतलब मेटल होगा और पोरफायरिन रिंग होगी, मेटल होगा और पोरफायरिन रिंग होगी। क्लोरोफिल में होती है ना पोरफायरिन रिंग, वैसे पोरफायरिन रिंग होगा और मेटल होगा। याद है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होता था, क्लोरोफिल में। यहां कुछ और है, देखो एग्जांपल, हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम, इनमें मेटल कौन सा होता है, Fe2+ और कलर रेड। हीमोसाइनिन में मेटल होता है Cu2+ और कलर होता है ब्लू। अरे क्रोमो मतलब कलर्ड, क्रोमो मतलब कलर्ड प्रोटीन, कलर्ड प्रोटीन। राइट, तो एग्जांपल है और कुछ नहीं। और अगर एडिशनल ग्रुप के नाम पर लिपिड है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड, तो हुआ ना लिपोप्रोटीन। और एडिशनल ग्रुप के नाम पर अगर फॉस्फोरिक एसिड है तो क्या बोलोगे, फॉस्फोप्रोटीन। एग्जांपल, केसिनोजेन इन मिल्क। राइट, अरे आपकी वो जो पेप्सिनोजेन एंजाइम है, पेप्सिन, डाइजेशन वाली, वो भी तो फॉस्फोप्रोटीन है। ठीक है, अच्छा। अगर एडिशनल ग्रुप के नाम पर मेटल है तो मेटालोप्रोटीन। अरे एंजाइम विद देयर कोफैक्टर, एंजाइम विद देयर मेटालिक कोफैक्टर, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये प्रोटीन हो गया और उसका कोफैक्टर हो गया जिंक आयन, इसे क्या बोलोगे, मेटालोप्रोटीन। कहने का मतलब एंजाइम विद देयर मेटल एक्टिवेटर, एंजाइम प्लस मेटल एक्टिवेटर क्या कहलाएगा, मेटालोप्रोटीन। हेक्सोकाइनेज प्लस मैग्नीशियम आयन, मेटालोप्रोटीन। ठीक है, लेसिथोप्रोटीन। एडिशनल ग्रुप क्या है, लेसिथिन। एग्जांपल, फिब्रिनोजेन। राइट, इसी तरह अगर एडिशनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है, एडिशनल ग्रुप अगर कार्बोहाइड्रेट है और कितना है, लेस देन 4%, एडिशनल ग्रुप अगर कार्बोहाइड्रेट है और वो भी 4% से कम, तो ग्लाइकोप्रोटीन। अब 4% से ज्यादा होगा तो म्यूकोप्रोटीन आएगा अगला। तो एडिशनल ग्रुप अगर कार्बोहाइड्रेट है वो भी लेस देन 4%, तो कहलाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे सलाइवा में म्यूसिन, अरे ब्लड में होता है ना अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन, ये भी एंटीबॉडीज क्या, गामा ग्लोबुलिन ही तो है। तो ये सब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। और आपको पता है, याद है, ग्लाइकोप्रोटीन जो सेल सरफेस पर होते हैं वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में मदद करते हैं। जैसे ह्यूमन ओवम में फर्टिलाइजिन होता है ग्लाइकोप्रोटीन, वही तो पहचानता है ह्यूमन स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिन को। देखो ना, ह्यूमन ओवम के सरफेस पर फर्टिलाइजिन है, ग्लाइकोप्रोटीन, बिल्कुल नीतीश। और स्पर्म पर एंटी फर्टिलाइजिन जो कि सिंपल प्रोटीन है। भाई ह्यूमन ओवम को ह्यूमन स्पर्म ही क्यों फर्टिलाइज करता है, क्योंकि ह्यूमन ओवम पर जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो रिकॉग्नाइज करता है कि ह्यूमन स्पर्म कौन सा है, बस उसी के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा।
ठीक है। और सुनो, अगर एडिशनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है और लेस देन 4% है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लेस देन 4% नहीं, मोर देन 4% कार्बोहाइड्रेट है तो बोलेंगे म्यूकोप्रोटीन। एग्जाम्पल, हमारी हड्डियों में होता है ओस्टियोम्यूकोप्रोटीन। क्या होता है? ओस्टियोम्यूकोप्रोटीन। क्लियर? अच्छा बच्चों, तो ये कंपाउंड प्रोटीन के टाइप हो गए। अब आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिए बच्चों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें तो एक बार पढ़ लेना बस हो गया, मेन याद करने का काम ये है। एनसीईआरटी है ना, कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है। मतलब समझते हैं, अरे सेल्स के बीच में जो स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस मतलब सेल के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में जो खाली जगह दिख रही है, ये स्पेस जो है, यहां क्या भरा होता है? कोलेजन। यहां क्या भरा होता है? कोलेजन। तो कोलेजन यहां है भाई, सेल्स के बीच में जो खाली स्पेस है वहां भरा होता है, मैट्रिक्स टाइप का, है ना। और आप जानते ही हो, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। इंसुलिन एक हार्मोन है, पता ही है। एंटीबॉडी इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करता है। रिसेप्टर सेंस रिसीव करने में मदद करते हैं, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, हार्मोन भी रिसीव करने का काम करते हैं रिसेप्टर। और अंत में ग्लूट4, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये सेल मेम्ब्रेन में पाई जाएगी। इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, सेल में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कराएगी। ग्लूट4 का नाम ही है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूट4 इज व्हाट? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ये ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन है, और ये सेल के अंदर ग्लूकोज को ले जाएगी, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी मैंने ये भी बता दिया, बिल्कुल आया हुआ है नीचे में। ठीक है, ओके डन। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह बच्चों ये चैप्टर मैंने पूरा किया। डन। देन ओके, अब दूसरी बात, टेस्ट के सिलेबस में मेरा टॉपिक क्या आएगा मैं अभी बोल देता हूं। मैंने जो जो पढ़ाया है, माइक्रोब्स नहीं लिखा है नोटिस में, वो भी आएगा। माइक्रोब्स भी आएगा, प्लांट ब्रीडिंग भी आएगी, बायोटेक भी आएगा, बायोमोलिक्यूल्स भी आएगा। मैंने अपना पूरा क्लियर कर दिया, माइक्रोब्स भी आएगा, नोटिस में नहीं दिया, वो गलत हो गया है, वो सारे आएंगे। तो जो जो मैंने आपको पढ़ाया सारा आएगा। और बैक पोर्शन में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आएगा। हाँ, बायोटेक पूरा, माइक्रोब्स पूरा, प्लांट ब्रीडिंग पूरा, और बायोमोलिक्यूल पूरा आ जाएगा बच्चों। मैंने इनको बोला था तो बोल रहे थे कि भेज दिया है, अब पता नहीं क्या है। मैं अपना सिलेबस बता चुका हूं, मुझे अपना पता है, मैंने बता दिया, राइट। ओके, और मैं आपको नंबर दे देता हूं और हैंड आउट भेज देता हूं, ठीक है। आगे मैं हैंड आउट तैयार कर दूं। जिन्हें कोई डाउट होगा, है ना, फोन पे बात कर लेंगे, है ना। ठीक है, अच्छा आइए मैं आगे हैंड आउट भेजूं। एंजाइम्स नहीं आएगा बच्चों, एंजाइम्स तो प्लांट फिजियो का पार्ट है ना, प्लांट फिजियो में पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। हैंड आउट आ गया क्या? देखो जरा, हैंड आउट आ गया, नंबर भी दे रहा हूं। ये लो भाई, नंबर हाजिर है। ठीक है, किसी को किसी तरह की डाउट हो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।
and all the best for your NEET.